हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम रावत है और आज हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए आए हैं। डिस्कस इन द सेंस कि ऐसे क्वेश्चंस तो एक रहेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे या उसके बैकग्राउंड में जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको मैं कोशिश करूँगा कि डिस्कस अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, और ताकि इसी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अगर इस बार के तुम्हारे पीजी एग्जाम में अगर आते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट प्ले करेगा रोल। ओके, तो इन द कंटिन्यूशन ऑफ दिस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 डिग्री एट इक्वेटर इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच किलोमीटर और इन मिनट्स। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये मेरा अर्थ है कि एक स्फीयर होता है, तो ये इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आपको एक और चीज़ पता होगा, किसी जो भी जीवा होती है किसी भी सर्कल पे, ठीक है, जीवा मतलब कॉल्ड, तो जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो डायमीटर पे होती है। ठीक है, उससे बड़ा पॉसिबल नहीं होता है डायमीटर में। ठीक है, जैसे ये पूछ रहा है कि 1 डिग्री इक्वेटर, तो ये जो है इसको समझिए, ये चारों तरफ होगा ना, तो एक सर्कल है अगर लेंगे तो इक्वेटर का जो सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल को अगर हम बाहर निकालते हैं, ये तुम्हारा ये सर्कल हो गया इक्वेटर पे। ठीक है, सबसे बड़ा सर्कल यही है, क्योंकि और अगर हम 22.5 पे लेंगे सर्कल तो इतना बड़ा होगा, 66.5 पे लेंगे तो इतना बड़ा होगा, और पोल पे लेंगे तो पॉइंट जैसा होगा। ठीक है, तो अगर हम इक्वेटर का निकालते हैं और उसका फिर ये पूछ रहा है कि जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे 1 डिग्री, तो ये टोटल 360 है। ठीक है, 360 होता है, तो इसका जो एक सेगमेंट है, ठीक है, ये आपका रेडियस है, ये सेंटर है आपका। ठीक है, ये रेडियस है और ये इसकी लेंथ पूछ रहा है यल, मतलब कि जो अंदर से अगर हम लेके आएंगे इसको, तो जो सरफेस रहेगा ये कितना डिस्टेंस का रहेगा, तो ये यल पूछ रहा है। ठीक, तो इसका एक फार्मूला होता है, मतलब कि मैं आपको ये चीज़ इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट इसके बैकग्राउंड का जो है आपको याद रहे को, और ये चीज़ अगर समझ जाते हैं आप तो इसको जो डेटा रहेगा उसको याद करने में कम प्रॉब्लम होगी, और उससे रिलेटेड जो भी और भी कुछ नए क्वेश्चन अगर आ सकेंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो इसका ये रहता है कि एल बराबर थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, और आर क्या है, अर्थ का रेडियस है, और अर्थ की जो रेडियस होती है 6371 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट मिला ना जी, तो जो अर्थ की रेडियस होती है आपकी 6371 किलोमीटर होती है। ठीक है, और एक और एक्स्ट्रा बता रहे हैं, याद कर लीजिए इसको, जैसे सन। ठीक है, जो सन की रेडियस होती है, सन का रेडियस जो होता है वो 6,96,340 किलोमीटर। ठीक है, आपको ऐसे याद करके राउंड अप याद कर लीजिए कि 7 लाख होता है, 7 लाख। ठीक है, और इसको अर्थ वाले के रेडियस को याद करने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं कि 6,000 ज़्यादा है और 6,500 से कम है। ठीक है, इसके बीच में है ये। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे थे हम, हाँ। तो जो सर्कल सबसे बड़ा था इक्वेटर पे, उसका हमको सर्कमफ्रेंस निकालना है पहले। सर्कमफ्रेंस मतलब कि 2 पाई आर परिधि, तो आर पता है हमको। ठीक है, तो अब इसको रख देते हैं। थीटा मुझे पता है 1 डिग्री है, 1 डिग्री 360 इंटू 2 इंटू, अब पाई को 3.17 भी सकते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू भी ध्यान रखिएगा, ये भी आ सकता है क्वेश्चन के लिए। या फिर 22/7 भी पूरे। आर की वैल्यू अभी हमने देखा, इसे पता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 111 किलोमीटर। ठीक है, तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मिनट क्यों दिया हुआ है यहाँ पे, ना मिनट भी दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर ये है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे मिनट क्यों दिया हुआ है यहाँ पे, ये मिनट में भी आंसर हो सकता है अगर क्वेश्चन ऐसे रहता कि 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स। ठीक है, 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड। तो आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जैसे इक्वेटर है, आपको पता है 0 डिग्री, ये 22.5 66.5। ठीक है, 22.5 66.5 साउदर्न नॉर्दर्न। ठीक है, 66। ठीक है, और ये जो 22.5 साउदर्न वाला रहता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन। ठीक है, और ये जो नॉर्थ में रहता है उसको कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आ सकता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ना कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22.5 को और क्या बोलते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में 22.5 को और क्या बोलते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ये जो इंडिया होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है और ईस्टर्न साइड में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
पास करता है, और इंडिया में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लोकेटेड है, टॉपिक ऑफ आंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। ठीक है, और जो ये पैरेलल लाइन्स मैं बनाया हूँ 22.5 66.5 डिग्री, ठीक है, ये क्या है, लैटिट्यूड्स होते हैं। तो ये 22.5 है, इसका क्या मतलब क्या 22.5 क्या, ये जो है मेन जो सेंटर है, सेंटर से इसका जो एंगल बनता है, ठीक है, यही होता है, और उसके पैरेलल खींच देते हैं। ठीक है, दीज आर द पैरेलल लाइन्स। ठीक है, जो इनके बीच की जो दूरी होती है ये पूरे हर जगह समान सेम होती है। ठीक है, इसके बीच की ये दूरी सेम जगह सेम होगी। तो ये तुम्हारा लैटिट्यूड्स की डिफिनेशन में भी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लैटिट्यूड्स आर द पैरेलल लाइन्स और लैटिट्यूड्स आर द ट्रांसवर्सल लाइन्स। ठीक है, तो ये इस टाइप क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि लैटिट्यूड्स आर द पैरेलल लाइन्स। इससे रिलेटेड और एक कॉन्सेप्ट है, मतलब कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसलिए एक और टर्म होता है लॉन्जिट्यूड, सुने होंगे आप लोग, लॉन्जी। उसमें क्या होता है, ये जो ऊर्ध्वाधर रहता है लाइन, ठीक है, ये तुम्हारा लॉन्जिट्यूड है। तो अब इससे रिलेटेड ये एक जो क्वेश्चन मैंने बोला था ना अभी कि 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, तो ये ऐसे ही निकलता है क्वेश्चन। अब सोचो कि एक जो तुम्हारा अर्थ है वो 24 आवर्स में एक अपना जो घूर्णन है कंप्लीट करता है। ठीक है, तो 24 आवर्स में वो कितना घूमता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो एक आवर में कितना घूमेगा, 360 बटे 15 डिग्री। ठीक है, तो 15, ये मेरा 15 डिग्री कितने में घूम रहा है, 1 घंटे में या 60 मिनट। तो 1 डिग्री घूमेगा मेरा 60 बटे 15, 4 मिनट में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री हमारा 4 मिनट में घूमता है, 4 मिनट में 1 डिग्री रोटेट करता है। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम डिस्कस करते हैं, ये जो मेरा इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, ये मेरा कहाँ लोकेट करता है अर्थ में, ये आपका इक्वेटर, ये 22.5, ठीक है, रफ है इसका, मतलब कि जो बना रहे हैं, मतलब एज ए अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये तुम्हारा 0 डिग्री है, ये तुम्हारा 22.5 है, 22.5 काटता है ना हमारे इंडिया को। ये एक चीज़ लाइन होती है, ठीक है, जो लंदन में एक ऑब्जर्वेटरी है, लॉन्जिट्यूड है ये, ठीक है, जो लंदन में एक ऑब्जर्वेटरी है वहाँ से पास करती है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। अब इस 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड के राइट में, ठीक है, मतलब कि इस साइड में जो भी रहेगा उसको ईस्ट बोलेंगे, और इसके इस साइड में वेस्ट। ठीक है, जैसे इक्वेटर के नीचे वाले पोर्शन में हम लोग साउथ बोलते हैं, ऊपर वाले में नॉर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारा इंडिया, जैसे हम लोग लिखते हैं कि इंडिया इज लोकेटेड इन वर्ल्ड, तो हम जनरली बोलते हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि नॉर्दर्न, ठीक है, मतलब कि इस कंटेक्स्ट में बात करेंगे नॉर्दर्न लैटिट्यूड के कंटेक्स्ट में, और जब लॉन्जिट्यूड के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो ईस्टर्न। ठीक है, तो ये जो पोर्शन होता है ये नॉर्थ ईस्टर्न। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न में लोकेट करता है। और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड एक्सटेंट ऑफ द और द पोजीशन ऑफ द इंडिया, तो लैटिट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, ये है, तो ये अगर लैटिट्यूड की बात करेंगे तो ये 0 डिग्री ना, 8 डिग्री एंड 30 डिग्री राउंड ऑफ में। आप इतना भी याद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप एग्जाम में गेट करके आएँ। ठीक है, अगर पॉइंट में दिया हुआ है ना 37.6 डिग्री नॉर्थ, तो घबराना नहीं है, इसको 30-80 समझ के मैं आपको इसे बता रहा हूँ कि राउंड ऑफ इतना कुछ क्लोज पूछेगा भी नहीं वो। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है। तो 38 8 एंड 38 डिग्री नॉर्थ, और जो ईस्टर्न, मतलब ये तुम्हारा एक्सटेंट है, मतलब लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड ईस्टर्न में, ये आपका हो जाएगा 68 डिग्री से लेके 98 डिग्री। समझ रहे हो, मतलब कि ये तुम्हारा 0 डिग्री यहाँ पे था लॉन्जिट्यूड, तो ये तुम्हारा 68 यहाँ पे आएगा, 68 से लेके 98 तक है। ठीक है, तो अब ये तुम देखोगे यहाँ पे जो कितने डिग्री का गैप आ रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है ना, 98 और 68 में 30 डिग्री का गैप आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या, मतलब कि एक और थिंग्स डिस्कस अच्छा कर सकते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड आ सकता है। ये जो 30 डिग्री का है, अभी तो हम लोग पढ़ा कि 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट्स। ठीक है, तो ये 30 डिग्री किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब ये जो 30 डिग्री आया है तुम्हारा,
ये कितने टाइम आवर्स में अगर कन्वर्ट करेंगे, ये लॉन्जिट्यूड है, अगर इसको हम मिनट में आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री हमने क्या पढ़ा था, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो रहा था, तो 30 डिग्री बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4×3=12 120 मिनट या फिर 2 आवर। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा इंडिया है, ठीक है, अर्थ इंडिया की बात है, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, तो ये 98 डिग्री ईस्ट, ये 68 डिग्री ईस्ट, और इसका डिफरेंस आपका पता है आपको 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री डिफरेंस है, अभी हमने पढ़ा कि जो 1 डिग्री होता है 4 मिनट, ठीक है, तो 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 120 मिनट या फिर 2 घंटा, ठीक है। अब समझो कि जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और ये गुजरात है, अगर यहाँ पे जो डॉन है, मतलब कि सूर्योदय है, अगर 6 AM पर होता है, तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे गुजरात में सेम कंडीशन वो 8 AM पे होगा, ठीक है, 2 घंटे का डिफरेंस रहेगा। तो इस तरह के कन्फ्यूजन को कम करने के लिए, जैसे कोई अगर यहाँ पे है, अगर कॉन्टेक्ट करता है इस वाले जैसे कोई अरुणाचल प्रदेश में है कोई बंदा और गुजरात वाले बंदे से कॉन्टेक्ट करता है वो, तो काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे। इसलिए इंडिया में एक टाइम को मानने के लिए एवरेजली 82.5 पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको बोल सकते हैं, उसका माना गया है, जो कि नैनी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जिसका नाम है प्रयागराज है इलाहाबाद का, ठीक है, वहाँ से गुजरता है 82.5, ठीक है, ये एस टी। और यही जो है हमारा लंदन के जो लंदन के अभिवृत्ति से जो निकलता है 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, ठीक है, तो उसे ये 5.5 घंटे प्लस में चलता है, ठीक है, मतलब कि अगर वहाँ पे 1 बज रहा होगा तो यहाँ पे 5.5 प्लस कर लो, यहाँ पे 6:30 बज रहा होगा, ठीक है, ऐसे भी मान सकते हैं। किसी किसी कंट्री में, जैसे हमारे इंडिया में 1 है, अभी 2 टाइम जोन को लेके कॉन्वर्सेशन चल रहा था, मतलब डिस्कस हो रहा है, लेकिन और वैसे किसी किसी कंट्री में, जैसे रसिया में 11 है, या फिर ऐसे ऐसे करके, मतलब कि अलग अलग से रहते हैं, ठीक है। और एक और वैसे क्वेश्चन सकता है, जैसे ये इंडिया, इसका ये जो एक्सटेंट है, ये नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये कितना होता है, और ईस्ट टू वेस्ट कितना होता है, तो ये आप ध्यान रखना है। नॉर्थ टू साउथ जो होता है तुम्हारा 3214, और ईस्ट टू वेस्ट जो होता है 2933 किलोमीटर होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, एक बार भी आएगा। और एक और चीज़ जो पिछली आ चुका है, जैसे जो सन का डिस्टेंस है अर्थ से कितना है, ठीक है, एवरेजली 150 मिलियन किलोमीटर। और एक और कंडीशन जो होती है इसमें, जैसे पेरीहेलियन, एफेलियन, ना, पेरीहेलियन जैसे पेरी और एफेलियन, इसमें भी कॉन्सेप्ट पता है कि सन कब दूर रहता है, कब पास रहता है। पेरीहेल में क्या होता है कि वो पास में रहता है, ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस है 147 अबाउट में है, ठीक है, इसका 152 किलोमीटर, डेटा आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है, अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। एक और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जैसे मून का डिस्टेंस अर्थ से वो कितना है, उसमें एपोजी आता है, एरीजी आता है, ठीक है, और फिर सन का सरफेस टेम्परेचर कितना है केल्विन में, तो ये सब चीज़ें आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 11.32 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इस बार जो क्वेश्चन आया था, ए परफेक्टली, तो ये डिफिनेशन होता है, एक परफेक्टली जैसे कोई भी ब्लैक बॉडी है उसका एक डिफिनेशन, आइडियल कंडीशन होता है कि वो एक डिफ्यूज इमिटर होता है, और वो एब्जॉर्ब करता है एवरी वेवलेंथ के जो भी रेडियस होते हैं सबको एब्जॉर्ब करता है, और वो हर तरह के जो वेवलेंथ होते हैं, एवरी वेवलेंथ पावर इमिट करता है। इसका मतलब कि जो, और वाइट बॉडी में क्या डिफरेंस होता है ब्लैक बॉडी से, ये जो होता है कि थर्मल थर्मल के मतलब जैसे जो ताप के अनुसार में ये इमिट करता है पावर को। वाइट वाले में क्या है कि वो सरफेस के अनुसार, मतलब जिस एंगल पड़ा, जितना उस पर इनकमिंग आ रहा है उतना ही, मतलब कि वो आउटगोइंग करके, क्योंकि ये अगर इमिट नहीं करेंगे तो एक जो उसका जो थर्मल बैलेंस है
थर्मल मतलब कि जो थर्मल के साथ साथ जो भी उसका जो वाइट बॉडी होता है, वो जो भी इंसिडेंट ऑफ रेज होता है उसको यूनिफॉर्मली और कम्प्लीटली सभी डायरेक्शन में इक्वली वो इमिट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। जो ब्लैक बॉडी होता है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे काम करता है कि एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर उसको बनाए रखना है, और उस कॉन्टेक्स्ट में उसको क्या है कि जितना इंसिडेंट होगा, ठीक है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, मतलब जैसे अब सन का टेम्परेचर स्पेसिफिक है, ठीक है, तो उस स्पेसिफिक टेम्परेचर बनाने के लिए कि जितना भी इंसिडेंट पड़ रहा होगा उस पर उतना ही इमिट करके अपने आप को इक्विलिब्रियम बनाए रखेगा, ठीक है। तो अब जैसे ये भी क्वेश्चन आता है, आया था कि सन इज ए ब्लैक बॉडी, तो इसका क्या मतलब कैसे बोल सकते हैं कि सन इज ए ब्लैक बॉडी है? तो इसका सन इज ए ब्लैक बॉडी क्यों? कोई भी एक ब्लैक बॉडी को, मतलब कि ब्लैक बॉडी था उसका जो एक सर्टेन मेन प्रॉपर्टीज था उसको डिफाइन किया गया ना, जैसे वो डिफ्यूज मीटर होता है, ऑब्जर्व ऑल रेडिएशन ऑफ एवरी वेवलेंथ इन पावर ऑफ एवरी वेवलेंथ एंड मेंटेन इट्स सर्टेन टेम्परेचर। तो एक ब्लैक बॉडी को सन के टेम्परेचर पे रखा गया और देखा गया ये कि वो जो ब्लैक बॉडी है उसकी जो प्रॉपर्टी एकदम सन से एकदम मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए सन को बोला गया कि सन बिहेव एज ए ब्लैक बॉडी, ये ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 3R, ये ब्लैक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का डिफिनेशन। आप इसको विकिपीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। इसमें फर्स्ट बोल रहा है कि द शेप ऑफ ए पिक्सल ऑफ एन इमेज कैन ओनली बी स्क्वायर, ओवरऑल शेप ऑफ एन इमेज कैन बी ट्रायंगल एंड रेक्टेंगुलर। ये भी प्रिजन एग्रीकल्चर क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग का। जैसे कोई भी इमेज है, इमेज ही लेता है ना, इसलिए उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या ये बोल रहा है कि शेप ऑफ ए पिक्सल, आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में ये छोटे छोटे से स्क्वायर रहते हैं, पूरा इस स्क्वायर से ही पूरा स्क्रीन बना होता है आपका, ठीक है। स्क्वायर से ऐसे ऐसे करके पूरा स्क्रीन बना रहेगा, स्क्वायर ही रहता है वो, ठीक है। तो ये क्या है, द शेप ऑफ ए पिक्सल ऑफ इमेज कैन ओनली बी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से बना होता है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। द ओवरऑल शेप ऑफ एन इमेज कैन बी ट्रायंगल एंड रेक्टेंगुलर। तो अब ये पूछ रहा है कि जो स्क्वायर्स मिलकर बना होता है, इसका शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है या फिर ट्रायंगुलर होता है, सर्कुलर होगा या फिर स्क्वायर होगा? तो अगर स्क्वायर स्क्वायर मिलकर बनाएंगे तो देखो ये स्क्वायर प्रॉपर बन रहा है, ये देखिए आपका रेक्टेंगुलर बन रहा है, लेकिन कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है, ट्रायंगल बनने के लिए ऐसे बनेगा, लेकिन उसमें कहाँ फिट कर पाएंगे स्क्वायर को, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। रेक्टेंगुलर बन जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता ओवरऑल शेप ऑफ इमेज कैन बी स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, तब बोथ ऑप्शन करेक्ट होते, लेकिन अभी यहाँ पे ट्रायंगल आपका गलत हो गया है, मतलब ट्रायंगल देखिए इस स्टेटमेंट को गलत बना दिया है, ठीक है। तो यस फर्स्ट ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वेजिटेशन विथ मोर क्लोरोफिल विल रिफ्लेक्ट। तो जैसे जो क्लोरोफिल होता है वो पता है कि ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है, आप तो एक कंफ्यूजन ये भी होगा, ये यहाँ पे ग्रीन का ऑप्शन नहीं, हाँ ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है, तभी ना हम लोग को क्लोरोफिल जो है ग्रीन दिखाई देता है। लेकिन अगर बात करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग, नॉट रिमोट सेंसिंग बट जनरली अगर बात करें, तो जो ग्रीन से ज़्यादा मतलब दोगुने ज़्यादा पे जो इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड उसको ये रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेजिटेशन विथ मोर क्लोरोफिल विल रिफ्लेक्ट मोर नियर इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट होगा नहीं, थर्मल इंफ्रारेड होगा नहीं, आपको कंफ्यूजन इसमें हो सकती थी, ठीक है। तो दो ऑप्शन से आप मोर नियर इंफ्रारेड आंसर ये भी कर सकते हैं, क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, द एल्टीट्यूडनल डिस्टेंस ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ लीजिए इसको, इसके पीछे का बैकग्राउंड अच्छे से समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, एक दो क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ये जो टर्म्स हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, एक होता है जियो सिंक्रोनस, एक होता है पोलर, फिर एक होता है सन सिंक्रोनस, ठीक है। हालांकि आपको इसके नाम से ही पता चल जाता होगा कि क्या कहना क्या चाह रहा है ये, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको वन बाय वन। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये सैटेलाइट क्या होता है कि अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, ठीक है, मतलब कि अर्थ का चक्कर लगाता है, और ये जस्ट इसका जो प्लेस होता है जस्ट एकदम ओवर द इक्वेटर होता है, जैसे ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ठीक है। तो आपको जो सैटेलाइट है ये इसके एकदम
ऊपर से होता है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, ये इसको कर रहा है, फिर से घुमा, यहाँ पे आ गया, तो वो क्या है, वो और उधर चला जाएगा, तो ऐसे ही घूमता रहेगा, ठीक है। आप इसका और क्लियर कट आइडिया करने के लिए यूट्यूब पे 3D वीडियो डाल के देख सकते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। अब एक होता है जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी दोनों सेम होते हैं, कि अंतर ये होता है कि ऑल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर जियो सिंक्रोनस, बट ऑल जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इज नॉट जियो स्टेशनरी। इसका मतलब क्या है, जैसे ये है, ठीक है, अगर इसके इक्वेटर पे है, मतलब कि इसके एकदम जस्ट इक्वेटर के ऊपर है, तो ये जियो स्टेशनरी हो गया। लेकिन जियो सिंक्रोनस में क्या होता है कि वो अर्थ के साथ ही, जियो स्टेशनरी में क्या है कि वो अर्थ के घूर्णन से 24 घंटे में चक्कर लगाते हैं, तो जैसे एक ही प्लेस पे रहेगा वो, उसका एकदम जो घूर्णन की गति है एकदम सापेक्ष रहती है उसके घूर्णन के, पृथ्वी की। तो इसमें अर्थ सिंक्रोनस, जो जियो सिंक्रोनस है, इसको अर्थ सिंक्रोनस कह सकते हो। तो वो उसका जो ये ऑर्बिट है वो इक्वेटर ना होके, मतलब इक्वेटर पे भी रहता है, अदर देन इक्वेटर भी रहता है, ठीक है। जैसे ये ये और ये इक्वेटर वाला भी रहता है, ठीक है। तो जियो सिंक्रोनस के अंदर में सब हो जाता है। और जो हमारा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होता है वो जीपीएस एग्जाम्पल है, ठीक है। 24 सैटेलाइट जीपीएस के लिए 24 सैटेलाइट ऐसे ऐसे पूरा लगे रहते हैं, ठीक है। वो अपना अपना अलग अलग पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष में ऐसे ऐसे लगाते रहते हैं चक्कर, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप जियो स्टेशन सैटेलाइट, इसका होता है जैसे क्लाउड कवर्स हुआ, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में क्लाउड कवर हुआ, उसको वेजिटेशन कवर, ठीक है। और जैसे जियो सैटेलाइट में क्या होता है कि आप किसी एक जगह खड़े हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर अपने छत पे खड़ा हूँ, मुझे एक कोई सैटेलाइट दिख रही है, तो दिन हो रात हो चाहे जो भी मौसम हो, वो हमको सैटेलाइट दिखते रहेगी, क्योंकि वो उसका स्थान एक ही है, वो एकदम उसके सापेक्ष में घूम रहा है, ठीक है। तो वो होगा जियो स्टेशन सैटेलाइट। और जियो सिंक्रोनस भी क्लियर होगा आपका, ठीक है। अब आता है पोलर। पोलर सैटेलाइट नाम से ही पता चल रहा है कि पोलर कैसे जाएगा, ठीक है, पोल टू पोल घूमेगा। और इसकी जो हाइट होती है वो 1050 ऐसे करके ही होता है रेंज इसका, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ये मेरा यहाँ पे इंडिया है, ये ऐसे चक्कर लगाया, इस बार इसका कर रहा है ये, इस वाले एरिया का, ठीक है। फिर आगे ये ऐसे ही लगाता रहता है, ठीक है। फिर इसके हमारे उसके बीच में घूमती रहती है, इस बार इंडिया यहाँ पहुँच गया, फिर देखो ये ऐसे लगाता रहता है। तो ये देखोगे ऐसे ऐसे पृथ्वी अंदर घूम रही है, ये ऐसे लगा रहता है, ऐसे ऐसे करते करते मतलब हर जगह का लगा लेता है। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, ये लगाया ना, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसमें क्या होता है कि असेंडिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग दो टर्म आते हैं, किसमें, पोलर सेटेलाइट्स में, ठीक है। मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग पोलर सेटेलाइट्स में। जैसे अगर साउथ से नॉर्थ, मतलब कि इसका जो रिटर्न है, ये कोई सेटेलाइट है पोलर जो लगा रहा है, वो अगर ऐसे नीचे आ रहा है तो ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो एक तरफ देखोगे तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगा, और एक तरफ देखोगे तो जो उल्टा होते समय क्या, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो जब ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है, जब ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, ठीक है, ये, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिए, क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब जब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। और ये जो आपका पोलर सेटेलाइट्स होते हैं, नॉर्मली जो रिमोट सेंसिंग, वेदर प्रेडिक्शन, मिलिट्री कोई भी एप्लीकेशंस होता है इसका, मतलब कि कहाँ पे कोई चीज़ लोकेट करने के लिए, ठीक है, पूरा सर्वे टाइप का, ठीक है, रिमोट सेंसिंग में पोलर सेटेलाइट, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए, ठीक है। फिर तो इसका आंसर क्या होगा कि द एल्टीट्यूडनल डिस्टेंस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 36,000 किलोमीटर। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जैसे आंसर करते समय ऐसा नहीं कि ठीक है 36,000 आया है तो आंसर मार देते हैं पहले, नहीं नहीं, इसको क्वेश्चन को ऑप्शन को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में फिर होता है ऐसे प्रेशर में जल्दी गलत हो जाता है। तो ये सब इजी क्वेश्चन, पढ़े हुए क्वेश्चन को गलत आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। ये मीटर है तो आपका ये होगा किलोमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये पैसिव सेंसर यूजेज आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि जो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जैसे कोई सेंसर सोर्स ऑफ एनर्जी के बेस्ड पे तुम आप लोग पढ़े होंगे, जैसे एक्टिव पैसिव सेंसर करके ना। तो एक्टिव सेंसर में क्या होता है कि उसका जैसे कोई भी सेंसिंग ऑब्जेक्ट है, इसका खुद का, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा सेंसर था, ठीक है। तो इस ये खुद लाइट प्रोड्यूस करेगा या एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है।
ये खुद एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, फिर इससे जो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है उसको करेगा, तो ये हो जाएगा एक्टिव। फिर पैसिव वाले में क्या होता है कि जो एनर्जी का सोर्स होता है कुछ और होता है डायरेक्टली, बस वो क्या करता है, सेंस करने का काम करता है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो जैसे ये सन है, ठीक है, तो इस सन से इस ऑब्जेक्ट पे एनर्जी पड़ेगा। ये क्या है कि अब ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा, इसको ये हमारा सेंसर है उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा तब। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैसिव। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सन एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सन एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेक्ट्रल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच पासेज थ्रू द एटमॉस्फेयर विदाउट मच एटेन्यूएशन इज नोन एज, मतलब कि विदाउट मच अफेक्ट, मतलब कि जैसे कोई भी 100% आ रहा है ऊपर से रेडिएशन, तो कुछ एक सर्टन टाइप्स ऑफ जो स्पेक्ट्रल रीजन्स होते हैं वो ज़्यादा बिना इफेक्ट के उस डायरेक्टली समझो एक तरह से आपके आ जाते हैं अर्थ पे, एटमॉस्फेयर की जो लेयर है उसको भेजते हुए। ठीक है, तो उसको क्या टर्म देते हैं, एटमॉस्फेयर विंडो होता है वो, उसको मतलब कि एटमॉस्फेरिक विंडो बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर एक होता है ओजोन होल, ये तो बहुत लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ओजोन होल क्या होता है, और ये एक क्वेश्चन और आ सकता है ओजोन होल से। ठीक है, कि ओजोन होल की जो ओजोन होल सबसे ज़्यादा कहाँ देखा गया, मतलब सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो वो आपका अंटार्कटिका में देखा गया। अंटार्कटिका कहाँ है आपका, साउदर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब कि ये अर्थ है। ठीक है, ये अंटार्कटिका यहाँ देखा गया। ठीक है, ओजोन होल। और ओजोन होल को किस में नापते हैं, मतलब कि ओजोन होल डॉप्सन मीटर। ठीक है, डॉप्सन, इसी से जो ओजोन होल यार ओजोन की ओजोन को मीटर समझो एक से, और डॉप्सन मीटर, डॉप्सन यूनिट में। और जो ओजोन होल है इसको सबसे पहले फारमैन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ओजोन होल को सबसे पहले डिस्कवर किया था। और एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि इम्पोर्टेंट डेटा है, ओजोन डे 16 सितंबर। ठीक है, और ओजोन से रिलेटेड एक और है प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन होल, मतलब कि ओजोन से रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बस इतना ही ध्यान रखिएगा आप लोग, 1987। ठीक है, एक और प्रोटोकॉल आता है इसी से रिलेटेड, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो की स्थान है जापान में। ठीक है, ग्रीन हाउस से रिलेटेड है ये सब जो प्रोटोकॉल्स हैं आपके टर्मिनोलॉजी में दिया हुआ है। ठीक है, ग्रीन हाउस रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल 1997, याद रखिएगा, ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और ओजोन से जो स्ट्रेटोस्फियर है, आपको पता है कि स्ट्रेटोस्फियर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा क्या, मतलब स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन पाया जाता है, जो कि विटामिन विटामिन नहीं, मतलब कि अल्ट्रावायलेट जो रे को रिड्यूस करता है, यानी कि जो भी हार्मफुल जो स्किन काजिंग कैंसर जैसे सबसे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सी होता है आपका, तो उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फियर पे मोस्ट स्पेसिफिकली बात करें तो लोअर पोर्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फियर, लोअर पोर्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है ओजोन का जो कंसंट्रेशन है सबसे अधिक। ठीक है, और 20 से 25 किलोमीटर आप या तो खा सकते हैं, 20 से 25 किलोमीटर पे सबसे ज़्यादा ओजोन की कंसंट्रेशन होती है, और ये हाईएस्ट जो है 10 ppm। ठीक है, लेकिन मोस्टली 0.2 टू 0.4 ppm। ठीक है, इस डेटा याद रखिएगा। तो इसका आंसर है आपका एटमॉस्फेरिक विंडो। ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल नथिंग, ब्लैक होल आप पढ़े होंगे कि बहुत हाईएस्ट डेंसिटी का होता है, कि कोई भी प्रकाश का जो रहता है कि एक भी अगर पड़ता है उस पर तो कोई भी वापस रिटर्न नहीं आता है, वो हाई डेंसिटी का रहता है। ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या है कि इन फॉल्स कलर कंपोजिट इमेज हेल्दी वेजिटेशन अपीयर्स रेड, और स्टेटमेंट टू बोल रहा है कि प्रोफेसर पी आर पिसौर्थी क्वाइन डिटर्म रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट में देखिए फॉल्स कलर कंपोजिट इमेज हेल्दी वेजिटेशन अपीयर रेड। हाँ,
जो हेल्दी वेजिटेशन होता है वो रेड अपीयर होता है, लेकिन अगर वो ब्लूइश टाइप का जाने लगता है, ठीक है, तो ये जो होता है ये इंडिकेशन होता है कि देयर इज स्ट्रेस, ठीक है। अगर ब्लूइश जाता है तो इंडिकेशन होता है देयर इज स्ट्रेस, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रोफेसर पी और पिसौर्थी क्वाइन द टर्म रिमोट सेंसिंग। ये डेटा वाले क्वेश्चन है ये तो। अब पिसौर्थी जो है, प्रोफेसर पिसौर्थी, ये आपका फादर है, फादर ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इंडिया, ठीक है। पी आर पिसौर्थी फादर ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इंडिया है। और जो टर्म है रिमोट सेंसिंग, ये कॉइन किया था यूएस के प्रूइट, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज टू हैव। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या हो सकता है? इसको अपने सेंस से भी कर सकते हैं, जैसे अगर कोई एग्जाम में आता है। सेटेलाइट नहीं होगा, टारगेट सेंसर एनर्जी सोर्स, ठीक है। इसमें सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा एनर्जी सोर्स, क्योंकि बिना एनर्जी सोर्स के कुछ मतलब सेंस कर ही नहीं पाएगा उसको, ठीक है। कोई टच तो करेगा नहीं किसी भी ऑब्जेक्ट को, दूर से ही जो भी डेटा रहता है उसको एनालाइज करता है, ठीक है। तो एनर्जी सोर्स होगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। भास्करा वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, एंड स्टेटमेंट टू बोल रहा है कि रिसोर्स सेट इज द फर्स्ट इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है। ये तो सबको पता होगा, जो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है वो हमारा भास्करा नहीं, आर्यभट्ट है, ठीक है। इसका ईयर याद कर सकते हैं आप, 1975, ठीक है। और रिसोर्स सेट इज द फर्स्ट इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये भी रॉन्ग है। फर्स्ट इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आपका है आईआर फर्स्ट इन 1988, ठीक है। ये मतलब कि एटलीस्ट आप सब तो नहीं, मतलब कि जो फर्स्ट है उसको तो एटलीस्ट आप याद ही कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आर्यभट्ट है इंडियन फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है, और आई आर एस फर्स्ट ए क्या है कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, नाम से भी तो पता चल रहा है कि आई आर एस इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फर्स्ट ए 1988 और 1975 था, ठीक है। तो बोथ आर फॉल्स। ये भी इससे भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियसली। द नेम ऑफ इंडियन इक्विवेलेंट ऑफ जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, तो आप नाम से भी लगा सकते थे इसको, जैसे जीपीएस नेविगेशन सिस्टम इंडिया का, ये नाम एक ही लग रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ग्लोनास किसका है इसको देख लेते हैं। ग्लोनास हमारा रसिया का, रूस। गैलीलियो यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन कुछ नहीं, मतलब कि एक यूनियन बनाए हुए हैं जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं। और इग्नोस, इग्नोस यूएसए का है। ये क्या है कि हाई रिजोल्यूशन इमेजरी प्रोवाइड करता है, ठीक है, यूएसए का। We know that scale of map represents the ratio of area on map to the ground area। तो यहाँ पे स्केल क्या दिया हुआ है, 1:1:50,000, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट ऑफ जो मैप है, जो 1 यूनिट है मैप पे, वो इक्विवेलेंट है 50,000 यूनिट ऑन ग्राउंड, ठीक है। 1 यूनिट अगर मैप पे का दर्शा रहा है तो 50,000 यूनिट होगा उसका ग्राउंड पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है 1 mm, तो जो 1 mm ऑन मैप है वो एक्चुअली जो ग्राउंड में होगा वो 50,000 mm पे होगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, इसमें ये 50,000 mm है, इसको आप सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 50,000 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 5,000 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर अब 5,000 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे मीटर में तो हो जाएगा 50 मीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक है। तो या तो फिर 50 मीटर आंसर होगा, फिर या तो फिर 5,000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 500 सेंटीमीटर नहीं होगा, 50 सेंटीमीटर नहीं होगा, 50 मीटर हाँ होगा, ठीक है, 5 मीटर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 मीटर। ऐसे ही अगर इजी क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इन जनरल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑर्बिट्स इन,
ये तो पहले भी मैंने डिस्कस किया कि जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, वो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं। मोस्टली जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं, पोलर सैटेलाइट्स होते हैं। तो और मोस्ट ऑफ द पोलर सैटेलाइट जो होते हैं वो सन सिंक्रोनस होते हैं। मतलब कि वो किसी एक निश्चित टाइम पे किसी एक निश्चित लोकेशन पे आ जाएँगे। जैसे आप अब जियो स्टेशनरी में क्या था कि मैंने बताया ना कि आप अगर आपकी छत पे मैं खड़ा हूँ तो दिन हो, रात हो, 4, 5, 6 कुछ भी बज रहा है तो वो एक ही जगह पे रहेगा, मुझे दिखाई देगा। लेकिन पोलर सैटेलाइट में क्या होता है या सन सिंक्रोनस सैटेलाइट में क्या होता है, जो पोलर सैटेलाइट सन सिंक्रोनस होते हैं, मतलब कि वो दिन के 2 बजे में अगर मुझे दिखाई देता है वो सैटेलाइट, तो मुझे वो नेक्स्ट डे में भी दिन के 2 बजे ही दिखाई देगा, जब भी उसका पड़ेगा रोटेशन, ठीक है? तो ये हो जाएगा इन जनरल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑर्बिट्स इन सन सिंक्रोनस। ठीक है, मतलब कि जो सन के है उसके सापेक्ष में चलता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड ट्रेवल्स एट, ये जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, ठीक है, राइट एंगल एट ईच अदर, ये कुछ ऐसा करके होता है, ठीक है। इसका आप जो है इमेज गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं बना नहीं सकता 3D। वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है, कि सी बराबर वी लेमडा, यहाँ पे लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, वी आपका फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, सी क्या है आपका प्रकाश का वेग है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। ये सब डेटा याद रखिएगा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन आया हुआ था 2 साल हो गया क्या कि प्लैंक कांस्टेंट रिलेटेड टू, ठीक है, सीधा आंसर 1 लेवल में था रेडिएशन, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसके इधर उधर भी क्वेश्चन आएंगे तो आप दिमाग लगा के कर सकते हैं उसको। इसका आंसर हो जाएगा ये। इसमें क्या है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है द शॉर्टर द वेवलेंथ लोअर द फ्रिक्वेंसी, द लॉन्गर द वेवलेंथ हायर द फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि अल्ट्रा वायलेट पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम हैज़ द हायर फ्रिक्वेंसी देन इंफ्रारेड। इसके पहले आइए समझते हैं हम लोग कि वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है, और किसकी वेवलेंथ अधिक होती है, किसकी फ्रिक्वेंसी अधिक होती है, किसका वेवलेंथ कम होता है, किसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, ठीक है। जैसे ये स्केल हो गया मेरा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। आपको पता है कि 0.4 से 0.7 जो आपको विजिबल होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। फिर इधर जाएंगे तो यूवी, एक्सरे, गामा रे, ठीक है, गामा। फिर आएंगे नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, ठीक है, फिर माइक्रोवेव, रेडियो, ऐसे करके आता है, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होता है। फ्रिक्वेंसी मतलब कि जो टाइम है, जैसे 1 सेकंड में, ठीक है, अगर वो ट्रेवल कर रहा है तो ये फ्रिक्वेंसी है। अब वेवलेंथ क्या है कि इसके बीच की दूरी, ये आपका वेवलेंथ हुआ। तो इसका जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है, ठीक है, कि जैसे वेवलेंथ अधिक है, जैसे इसका ये डिस्टेंस बीच बीच की अधिक है, ठीक है, मतलब वेवलेंथ अधिक हो गया इसका, तो जो इसका साइकिल मतलब कि 1 सेकंड में जो ये का साइकिल जो कंप्लीट कर रहा है, ये टाइम ज़्यादा लेगा, मतलब कि फ्रिक्वेंसी कम रहेगी, ठीक है। तो वेवलेंथ अधिक किसकी होती है, ये वेवलेंथ आपका बढ़ता चला जाता है, सबसे कम होती है आपकी गामा रेज की, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, फिर की ओर से होते हुए नियर इंफ्रारेड, ठीक है, ये वेवलेंथ आपका बढ़ता चला जाता है। और फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी मतलब कि ये जो पूछ रहा है पर सेकंड साइकिल, तो जो एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वाला था साइकिल, वहाँ पे अगर हम बनाएं इसको तो ये ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी देखिए सबसे कम है, मतलब कि गामा, एक्सरे, यूवी, अब यहाँ पे विबग्योर आ गया, ठीक है। फिर आपके नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, माइक्रो, तो ये फ्रिक्वेंसी है आपकी, ये घटती चली जाती है, ठीक है, क्योंकि पर सेकंड में जो साइकिल है इसका कम कन्वर्ट होगा, और जो वेवलेंथ है वो बढ़ता चला जाता है, तो इसका इनवर्स रिलेशनशिप रहता है फ्रिक्वेंसी
का इनवर्स रिलेशनशिप रहता है वेवलेंथ से, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं। द शॉर्टर द वेवलेंथ लोअर द फ्रिक्वेंसी, द लॉन्गर द वेवलेंथ हायर द फ्रिक्वेंसी। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी बताया मैंने कि जैसे जो वेवलेंथ शॉर्ट है, ठीक है, तो जो फ्रिक्वेंसी है वो अधिक रहेगी, और अगर वेवलेंथ लॉन्ग है तो जो फ्रिक्वेंसी है वो लोअर होगी, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी लोअर होगी ना, क्योंकि ये देखिए ज़्यादा समय लेगा, ठीक है, एक बार में इतना ही, बार यहाँ पे 1 सेकंड में इतना कवर कर लेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ज़्यादा कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसको, पहला गलत हो जाएगा। सेकंड क्या पार्ट क्या बोल रहा है कि यूवी पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम हैज़ द हायर फ्रिक्वेंसी देन इंफ्रारेड। मैंने ये बताया था कि गामा, एक्स-रे, यूवी, ठीक है, ये सब की जो है फ्रिक्वेंसी अधिक होती है, मतलब ऐसे-ऐसे एकदम पास में रहते हैं। उसके बाद फिर जैसे-जैसे बढ़ता चला जाता है, तो ऑब्वियसली तो फिर इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है वो अधिक होगी, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होगी, ठीक है, कंपेयर टू यूवी रेज। तो यूवी रेज की फ्रिक्वेंसी अधिक है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन मतलब कि ये स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, हायर फ्रिक्वेंसी यूवी की देन इंफ्रारेड। इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट में बोल रहा है जीपीएस इज ए कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस सिस्टम फॉर कैप्चरिंग स्टोरेज रिट्रीवल एनालिसिस एंड डिस्प्ले ऑफ स्पेशियल डाटा। और बोला है थीमेटिक मैप कैन एक्सप्लेन ए पार्टिकुलर फीचर इन डिटेल्स। तो ये जो डिफिनीशन है फर्स्ट वाला, ठीक है, जीपीएस इज ए कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस सिस्टम फॉर कैप्चरिंग स्टोरेज रिट्रीवल एनालिसिस एंड डिस्प्ले ऑफ स्पेशल डाटा, ये डिफिनीशन है जीआईएस की, नॉट जीपीएस। कम से कम जो बेसिक्स हैं रिमोट सेंसिंग के, ठीक है, उसको मतलब कि बेसिक्स मतलब कि जैसे जो भी डिफिनेशन है जीआईएस, जीपीएस, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी क्या है, ग्रिड सैंपलिंग क्या होती है, ठीक है, तो उस सब के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, एक बार भी देख लेंगे तो एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के, ठीक है। तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है थीमेटिक मैप कैन एक्सप्लेन ए पार्टिकुलर फीचर इन डिटेल। आप लोगों को पता होगा पॉलिटिकल मैप होता है एक जियोग्राफिकल मैप होता है, ठीक है, मतलब कि सॉरी जियोग्राफिकल नहीं मतलब फिजिकल मैप होता है। और फिजिकल मैप में क्या होता है, जितने भी जियोग्राफिक डेटा मतलब कि जैसे क्या उसका माउंटेन का एलिवेशन क्या है, ठीक है, डीपनेस क्या है, ये सब। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है कि जो भी सीमा क्या है उसकी, ठीक है, किसी भी स्टेट की सीमा क्या है, किसी इंटरनेशनल बाउंड्री क्या है, स्टेट बाउंड्री क्या है। और लेकिन थीमेटिक मैप में क्या होता है कि वो फॉरेस्ट कवर कवर करते हैं, फॉरेस्ट कवर क्या है उसका, ठीक है। फिर थीमेटिक में किसी पार्टिकुलर फीचर का एक्सप्लेन करते हैं, तो वो हो जाता है आपका थीमेटिक में किसी एक चीज़ पे बेस्ड रहता है। ये ऑप्शन आपका सही है, ये पहला गलत है। तो इसमें yes first false yes but yes statement second is true, ठीक है। अब again below are the statements GPS was created and realized by the US Department of Defense and was originally run with 24 satellite। और second point बोल रहा है कि B Parkinson is known as the father of GPS। थर्ड पॉइंट बोल रहा है इन GPS signal of at least 2 satellite is required to calculate a 2D position and track movement। अब क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, मेनी पूछ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं पूछ रहा है कि बस दो इसमें से एक दो तीन में से तीनों करेक्ट हैं या बस दो करेक्ट है कोई, अब वो कोई दो भी हो सकता है, तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन से आ सकते हैं ना, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन से बना के, ठीक है। तो इसका गेट करना जीपीएस वाज क्रिएटेड एंड रियलाइज्ड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड वाज ओरिजिनली रन विद 24 सैटेलाइट्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो करेक्ट है। द बी पार्किंसन इज नोन एज फादर ऑफ जीपीएस, ये भी करेक्ट है। इन जीपीएस सिग्नल ऑफ एटलीस्ट 2 सैटेलाइट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट 2D, ये गलत है, आप लोग इसको पढ़े होंगे जो भी आईटी प्लस पढ़ा होगा, ठीक है। ये 2 सैटेलाइट नहीं 3 सैटेलाइट रिक्वायर्ड होता है मिनिमम टू पोजिशनिंग 2D स्ट्रक्चर। और 3D स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है कि 4 और मोर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एनडीवीआई, ठीक है, एनडीवीआई से तो क्वेश्चन आते ही हैं हर बार, ठीक है, फिर भी लोग से मतलब कि 10 में से एक दो लोग गलती कर देते होंगे, उसको गलत नहीं करना है हमको, ठीक है, इसलिए लेके आया मैं क्वेश्चन को। एनडीवीआई इसका रेंज -1 से +1 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में कंफ्यूजन ना करें, ठीक है। एनडीवीआई कैसे करके याद कर लो, ऐसा ना हो कि 0 to 1 दे दे तो उसको क्लिक कर देना है, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, -1 to +1 नो कन्फ्यूजन। और इसको डिटरमाइन बाय ग्रीन सीकर डिटरमाइन करते हैं। और एनडीवीआई का फार्मूला मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, एनडीवीआई का फार्मूला यही है, NIR माइनस नियर इंफ्रारेड माइनस रेड डिवाइडेड बाई नियर इंफ्रारेड प्लस रेड, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म है एनडीवीआई का, नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेटिव इंडेक्स,
नॉट वेजिटेशन इंडेक्स होगा। इसमें क्या कि इतना जो माइनर है नहीं पढ़ पाएंगे, एग्जाम टाइम में क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि ये एनडीवीआई का फॉर्मूला ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अरे नहीं नहीं इसका तो जो फुल फॉर्म है यही वेजिटेशन इंडेक्स था कि वेजिटेटिव इंडेक्स ही होगा, ये लग रहा है यही गलत होगा फॉर्मूला ही। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो इसका यही हो जाएगा चौथा वाला, वेजिटेशन इंडेक्स होगा। ठीक है, और इस सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ेगा, ऐसा ना हो करेक्ट पूछ ले तो पढ़ा ऐसे देख के मार के भाग गए, नहीं, नॉट करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन को पूरा पढ़ना है। ठीक है, नॉट करेक्ट नहीं है पूछेगा। इन विच ऑर्बिट जीपीएस सैटेलाइट्स आर, जीपीएस सैटेलाइट कौन से ऑर्बिट में होते हैं, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 24 सैटेलाइट्स लगे होते हैं पूरा जीपीएस में। ठीक है, 24 सैटेलाइट्स होते हैं, और ये क्या होता है कि जियो सिंक्रोनस होगा, जियो स्टेशन भी हो नहीं सकते हैं। ठीक है, सिर्फ जियो स्टेशन बस एक ही दो कितना लगाएंगे बस इतनी, लेकिन हमको जीपीएस में लोकेशन हर जगह का चाहिए होता है, क्योंकि रेफरेंस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अभी देखा ना आपने कि 4 सैटेलाइट चाहिए होंगे, 4 या ज़्यादा सैटेलाइट चाहिए होंगे 3D को लोकेट करने के लिए। जितने भी ये रहेंगे जियो सिंक्रोनस पूरे 24 सैटेलाइट्स ऐसे ऐसे लगे होंगे। ठीक है, वो जियो सिंक्रोनस होंगे, मतलब कि अर्थ के सापेक्ष में, उसका जो 24 घंटे में ही उसको कवर करेंगे, लेकिन उसका जो ऑर्बिट होगा वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो घूमेंगे अर्थ के एकदम साथ ही, जो उनका पोजीशन रहेगा वो सेट रहेगा एकदम। ठीक है, ऐसे ऐसे 24 लगे होंगे, उसमें जियो स्टेशनरी भी शामिल रहेगा। तो इसका जियो सिंक्रोनस होगा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जियो सिंक्रोनस। ठीक है, तो यही था हमारा प्रिसीजन फार्मिंग। अब इसका मतलब मेरा इस क्वेश्चंस को लाने का मतलब ये था कि आपका थोड़ा जो रिवीजन है बूस्टअप हो जाए, आप जो पढ़े हुए हैं वो पढ़े हुए हैं उसका एक बार एक टाइप से रिवीजन हो जाए, ताकि क्वेश्चन अगर आए तो अच्छे से गेट कर लिए, क्योंकि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें कोशिश किया हूँ। ठीक है, और कोई भी कन्फ्यूजन हो बीच में तो उसको एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। जैसे कोई अगर इमेज क्लियरिफिकेशन चाहिए तो यूट्यूब पे आप 3D वीडियो डाल के देख सकेंगे। ठीक है, तो एक बार आपका अगर इमेज बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सैटेलाइट वाले हैं आपके, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, ठीक है, जियो सिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस, फिर इनका ऑर्बिट क्या है, फिर कितने किलोमीटर पे मतलब कि इनका रखे रहते हैं इनको। तो ये सब चीज़ें अगर क्लियर रहेंगी तो आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, प्लान कांस्टेंट देख लीजिएगा, एपोजी, ठीक है, पेरी जी, जो भी सब मैंने बताया है बीच में। ठीक है, उसको जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं सभी बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ठीक है, फिर थैंक यू।